हम आपको पढ़ा रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने सबसे पहले आपको ये बताना सिखाया कि कंट्रोल क्या है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्या है। ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन हैं और सभी ऑर्गन अपने अपने मन से काम नहीं कर सकते, यानी ये कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, हमारे ब्रेन के द्वारा। तो ब्रेन हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। क्लियर। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है। जब हमारे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन हैं तो कई सारे ऑर्गन एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह वर्क करते हैं, एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं और वो अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं, बट अब वो दूसरे के काम को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। क्लियर, यानी उनको क्या कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और साथ साथ में उनको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, यानी ये उनका क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, सारे ऑर्गन अपने अपने एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट बना करके चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होती है, हमारे पास कंट्रोल दो तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूरल कंट्रोल, एक होता है केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। क्लियर, बट कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। बट हमने ये कहा था केमिकल कंट्रोल जो होते हैं वो लॉन्ग अफेक्ट होता है। ठीक है, लॉन्ग लिव्ड होता है और बहुत ही स्लो होता है। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होते हैं और जो हमारे पास केमिकल कंट्रोल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम जिसे कहते हैं। न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में और इंटीग्रेटेड मैनर में ये अपने आप को वर्क करते हैं। क्लियर। तो इसलिए हमने ये बोला कि आने वाला जो चैप्टर होगा वो आपके लिए क्या होगा, केमिकल कंट्रोल एंड इट्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन विद किससे, न्यूरल सिस्टम से। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास कुछ टिश्यूज ग्रुप बनाती है। ठीक है, और वो जो टिश्यूज होती हैं हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल टिश्यूज। और न्यूरल टिश्यूज किससे मिलकर के बनी होती है, कई सारे सेल्स के ग्रुप से मिलकर के बनी होती है, जिनमें हमारे पास 4 तरीके के सेल्स आते हैं। सबसे पहले हमने किसको बताया था, न्यूरॉन को बताया था। न्यूरॉन के अंदर हमने ये कहा था कि 2 पार्ट होते हैं, एक साइटॉन होते हैं और एक प्रोसेसेस होती हैं। साइटॉन हमारे पास सेंटर वाला पार्ट जिसके पास लार्ज न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और हमने ये कहा था कि एक प्रोसेसेस होती है और प्रोसेसेस में 2 तरीके की प्रोसेस। ठीक है, एक अफरेंट नेचर की और एक इफरेंट नेचर की। जो अफरेंट नेचर की होती है उसको हमने क्या बोल दिया था, डेंड्रॉन, और जो इफरेंट नेचर की थी उसको हमने क्या बोल दिया था, एक्सॉन। फिर हमने ये बताया था कि न्यूरोग्लिया बताया था। ठीक है, हमने ये कहा था टोटल न्यूरल टिश्यूज का लगभग 50% कौन बनाता है, हमारा न्यूरोग्लिया बनाता है। न्यूरोग्लिया हमारे पास क्या होते हैं कि यहाँ पर ये डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। फिर हमने ये कहा कि इनको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहला हमारे पास कौन कौन सा पार्ट था, एक सीएनएस में और एक पीएनएस में। सीएनएस में क्या होते हैं, 3 तरीके के हमारे पास क्या पाए जाते हैं, ये पाए जा रहे हैं। क्लियर। पहला उनमें आता है कि एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स को हमने ये कहा था ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। क्लियर, यानी फिजिकल बेसिस अगर न्यूरॉन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया जाएगा, एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ न्यूरॉन, यानी किसी भी न्यूरॉन की जो एनाटॉमी होती है वो कौन बनाता है, एस्ट्रोसाइट्स बनाती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर ये एनाटॉमिकल बेसिस बना रही है, किसी भी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने में कौन मदद करता है बताइए, एस्ट्रोसाइट्स करती है। और एस्ट्रोसाइट्स का नाम क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी हमारे पास कोई भी ब्लड अगर हमारे ब्रेन के अंदर जा रहा है तो यानी उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है बताइए, यही एस्ट्रोसाइट्स करते हैं। क्लियर। फिर दूसरे नंबर पे हमने ये बताया था ओलिगोडेंड्राइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्राइट्स क्या करता है, ये माइलिन शीथ बनाने के काम आता था। किसके काम आता था, माइलिन शीथ बनाने के काम आता था। कहाँ पे, सीएनएस में या पीएनएस में, सीएनएस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया के बारे में ये बताया था सारे के सारे न्यूरॉन की या नर्व सेल्स की या फिर नर्वस टिश्यू की सभी की ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल। बट यही एक माइक्रोग्लिया ऐसी है जिसकी ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल हुआ करती थी। ठीक है, यही इसके लिए फेमस ही है। और ये किसकी तरह काम करता है, ये फेगोसिटिक नेचर की होती है, यानी कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे ब्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो सबसे पहले कौन किल करता है, माइक्रोग्लिया करता है। ठीक है फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि हमारे पास पीएनएस के अंदर 2 तरीके के सेल्स फिर हमने बताए थे। एक हमने क्या बताया था, स्वान सेल बताया था, और एक हमने सैटेलाइट सेल्स। स्वान सेल्स पीएनएस के अंदर माइलिन शीथ बनाती है और ये जो सैटेलाइट सेल्स है वो फाइगोसिटिक नेचर की होती है, यानी ये क्या करते हैं कि किल करने का काम करती हैं। क्लियर। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स 3rd नंबर पे आया था। क्लियर। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या होती है कि यानी न्यूरॉन की ऐसी सेल्स जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड होकर के सिक्रीशन करना हो, हार्मोन का सिक्रीशन। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल हमने क्या बताया था, हाइपोथैलेमस। क्लियर, यानी ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस पाए जा रहे हैं न्यूरॉन, वो हमारे पास क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं और इनका मेन वर्क क्या होता है, सिक्रीशन करना। क्लियर। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास इपेंडाइमल सेल्स।
इपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास सीएसएफ के या सिलिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है, इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं हमारे किसको बताइए, पूरे के पूरे सीएसएफ को हमारे सीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर, ये पूरा का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लियर, और ये मदद भी करते हैं हमारे पास क्या कि ये सीएसएफ बनाने के, क्लियर। ये छोटा छोटा पॉइंट्स हमने बताया था। फिर आज हमने बताया था कि सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे, न्यूरॉन का। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो न्यूरॉन के अंदर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें, क्लियर। इस नजर में हम देखेंगे तो सबसे पहले मुझे क्या नजर आता है, डेंड्रॉन नजर आते हैं। डेंड्रॉन कैसा होता है, ये ब्रांच्ड होता है, इनके अंदर कई सारे शाखाएं होती है, ठीक है। डेंड्रॉन कैसा होता है, स्मॉल ट्री तरह होता है, ये कैसी होती है बताइए। चलिए एक एक पॉइंट लिखते ही चलते ना। तो सबसे पहली हेडिंग होगी डेंड्रॉन, ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहली हेडिंग होगी डेंड्रॉन, क्लियर। एक एक पॉइंट सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। सबसे नंबर 1 लिखेंगे डेंड्रॉन, ये न्यूरॉन के पार्ट हैं, क्लियर। चलिए सबसे पहला पॉइंट डेंड्रॉन के बारे में लिखेंगे, स्मॉल ट्री, स्मॉल ट्री ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है बताइए, स्मॉल ट्री ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, इसके ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बताइए, ब्रांच स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। हमने ये कहा कि डेंड्रॉन हमारे पास क्या होती हैं कि ये अफरेंट नेचर की है, अभी ये भी बताना है, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा कि इनके पास कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, यहां पर हम कुछ पॉइंट नहीं लिखवाए, यहां पर लिखवाएंगे। इनके पास क्या पाए जाते हैं, कुछ यहां पर केमिकल पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं बताइए, इनके पास कुछ केमिकल पाए जा रहे हैं। ये जो केमिकल आपको नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर, इनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। डेंड्रॉन्स के पास क्या पाए जाते हैं, कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, और उस रिसेप्टर का नेचर क्या होगा, रिसेप्टर का नेचर, हमेशा ये बात याद रखना है कि किसी भी तरीके का रिसेप्टर हमारे बॉडी में अगर प्रेजेंट है, सभी का नेचर कैसा होगा, प्रोटीन, समझ बात। तो लिखेंगे केमिकल रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन डेंड्रॉन, केमिकल रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन डेंड्रॉन, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रोटीन नेचर, किस नेचर का होता है बताइए, प्रोटीन नेचर जो होती है वो अब्सेंट होती है, क्लियर, आफ्टर बर्थ, दैट इज 2 पॉइंट नोट डाल करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे दैट इज में नो सेल डिवीजन, यानी बर्थ के बाद सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, नर्व सेल्स के अंदर सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्लियर। सेल डिवीजन क्या होता है, पॉसिबल नहीं है, तो क्या चीजें पॉसिबल हैं वो कर लेते हैं ना, तो नोट डाल करके वो भी दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेल इलोंगेशन ओनली पॉसिबल, ठीक है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बढ़ सकता है, लेंथ इनकी बढ़ सकती है, ठीक है, एक्सॉन की लेंथ बढ़ सकती है बस, ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं कि सेल इलोंगेशन ओनली पॉसिबल, यानी इलोंगेशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है, क्लियर, यानी इनकी ग्रोथ भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लेंथ बढ़ सकती है एक्सॉन का बस, और कुछ नहीं हो सकता, क्लियर, यानी एक तरीके की ये क्या डेक्रीमेंटल वाले बातें हो गई, क्लियर। सेंट्रियोल अब्सेंट होती है आफ्टर द बर्थ, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखवाया था सेल डिवीजन अब्सेंट होंगी, क्लियर, और सिर्फ क्या पॉसिबल है बताइए, सेल का इलोंगेशन होना ही पॉसिबल है बस, और कुछ नहीं। ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, सेल इलोंगेशन पॉसिबल है, क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखेंगे, ये अभी किसके बारे में लिखवा रहे हैं, साइटोन के बारे में ही लिखवा रहे हैं, क्लियर। फिर उसके बाद आता है कि एक आता है हमारे पास निसेल्स ग्रेन्यूल, ठीक है, तो लिखेंगे निसेल्स ग्रेन्यूल के बारे में। निसेल्स ग्रेन्यूल थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्ट्रक्चर, निसेल्स ग्रेन्यूल कहां कहां नजर आ रहे हैं हमें, निसेल्स ग्रेन्यूल कहां कहां नजर आ रहे हैं बताइए, साइटोन में नजर आ रहे हैं, क्या हमारे पास डेंड्रॉन में नजर आ रहे हैं,
क्या हमें एक्सॉन में नजर आ रहे हैं? एक्सॉन हाइलॉक में नजर आ रहे हैं? नहीं। समझ आई बात? यानी हमें यही बात याद रखना है कि कहां कहां अब्सेंट होते हैं, कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हम ये लिखेंगे निसेल्स ग्रेन्यूल में, मॉडिफाइड राइबोसोम्स। ये एक तरीके का कैसा राइबोसोम्स है? मॉडिफाइड राइबोसोम्स है। क्लियर? दैट इज सुनेंगे, दैट इज की जगह पे अब क्या लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये RER प्लस जो क्लस्टर ऑफ राइबोसोम है, क्लियर, यही मिल करके क्या बनाते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? हमारे पास दोनों का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्म रेटिकुलम का भी और हमारे पास किसका? राइबोसोम्स का भी। क्लियर? तो लिखेंगे दैट इज RER प्लस क्लस्टर ऑफ राइबोसोम, क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस फॉर किसके लिए? फॉर हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयरिंग। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बताइए? मेटाबॉलिज्म के लिए और किसके लिए? रिपेयरिंग के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सेल की रिपेयरिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किसमें मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और सेल की रिपेयरिंग में मदद करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अब सुनते ध्यान से, एक नोट डाल करके पॉइंट समझेंगे, नोट डाल करके एक पॉइंट समझेंगे। सुनिएगा ध्यान से, क्या मैं बताने की कोशिश करूंगा। निसेल्स ग्रेन्यूल एक तरीके का क्या है कि ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। क्लियर? हमें कैसे पता चलेगा कि कहां कहां पे प्रेजेंट है, कहां कहां पे एब्सेंट है? अगर दो निसेल्स ग्रेन्यूल दिया जाए जिससे ये आपको पता करना हो कि कौन से बूढ़े आदमी का है, कौन से जवान आदमी का है, ठीक है, तो कैसे होगा पता? हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है कि निसेल्स ग्रेन्यूल की स्टेनिंग की जाती है मिथाइल ब्लू से। ठीक है, स्टेनिंग की जाती है किससे? मिथाइल ब्लू से। ये क्या करता है कि ये स्टेन करके बताता है कि उनके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है निसेल्स ग्रेन्यूल। उसको उठा दो, 2 बार सो चुकी है। हाँ, तुम्ही को कह रहे हैं, सो रही हो बार बार। क्लियर? आंखें में आंखें डाल करके सो रही है। ठीक है, हाँ, देख रही, अचानक अचानक कैसे हो रही है, फिर बहुत जबरदस्ती हमें देखने की कोशिश कर रही है, एकदम आंख फाड़ करके फिर देखी, फिर ऐसे ऐसे करते करते ऐसे हो रही है। ठीक है, गजब का गट्स है इन लोगों के अंदर ना। नजर में नजर मिला करके सोते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है कि निसेल्स ग्रेन्यूल किससे के द्वारा स्टेनिंग की जाती है बताइए? मिथाइल ब्लू से स्टेनिंग की जाती है। अगर हमें स्टेनिंग करने के दौरान निसेल्स ग्रेन्यूल अगर नजर नहीं आता, अगर कोई कलर नजर नहीं आता, तो समझ जाइए निसेल्स ग्रेन्यूल अब डिग्रेड हो चुके हैं, और वो होगा किसमें? बूढ़े आदमी में। क्लियर? और अगर हम मिथाइल ब्लू से स्टेनिंग किए, और स्टेनिंग करने से उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोलिसिस। उस स्टेनिंग का क्या नाम है? इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे स्टेन करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रोमेटोलिसिस। लिसिस का मतलब था ब्रेक डाउन। अगर हमारे पास क्या निसेल्स ग्रेन्यूल अगर ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं तो कलर प्रोड्यूस ज्यादा नहीं करेंगे। क्रोमा का मतलब होता है कलर। और अगर वो निसेल्स ग्रेन्यूल वाकई में प्रेजेंट होंगे यानी एकदम अच्छे से, तो उनके अंदर कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो हमें यही बातें याद रखनी है। तो लिखेंगे स्टेन बाई मिथाइलिन ब्लू। ये किसके द्वारा स्टेन किया जाता है बताइए? मिथाइलिन ब्लू से, स्टेन बाई मिथाइलिन ब्लू। क्लियर? अब ये नहीं बताने जाएंगे कि आप बुढ़े आदमी का करिए, जवान आदमी का, किसी का भी करिए। क्लियर? अब मैं आपको एक करने का तरीका बता दिया हूं कि अगर वहां पे कलर नहीं नजर आया तो समझ जाइए उनके अंदर निसेल ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, डिग्रेड हो रहे हैं। और अगर निसेल ग्रेन्यूल अगर प्रेजेंट होंगे तो कलर वो प्रोड्यूस जरूर करेगा। ऐसे हमारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोलिसिस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बताइए? हाँ, क्रोमेटोलिसिस। क्लियर? बट इतना ज्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे आपके कहां कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो निसेल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट ओनली डेंड्रॉन एंड साइटोन। सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट है बताइए?
ये निसेल्स ग्रेन्यूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? डेंड्रॉन और साइटोन में ही प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ डेंड्रॉन और साइटोन में ही प्रेजेंट है, डेंड्रॉन और साइटोन में ही प्रेजेंट है। क्लियर? यानी हमने यहाँ कहीं पे भी एक्सॉन में और एक्सॉन हाइलॉग में भी नहीं बनाया निसेल्स ग्रेन्यूल। समझ में आ रही बात? अरे बोलिए। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखते हैं, हमारे पास क्या है अब? नेक्स्ट क्या आता है? एक्सॉन। चलिए एक्सॉन हेडिंग डालते हैं, एक्सॉन। ठीक है, चलिए लिखेंगे लॉन्ग प्रोसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस का मतलब समझेंगे? हाँ, जो ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं वो लॉन्ग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोलेमा। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये भी कैसी होती है? ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांच्ड होती हैं। जल्दी करिए, ब्रांच्ड, एक एक पॉइंट जल्दी जल्दी करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, ब्रांच्ड, अफरेंट नेचर या इफरेंट नेचर? इफरेंट नेचर, बहुत बढ़िया। ठीक है, इफरेंट नेचर, लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर, लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर। यानी अगर हम बात करते हैं नर्व फाइबर की, तो हम किसके लिए टर्म यूज करते हैं नर्व फाइबर? एक्सॉन के लिए। डेंड्रॉन के लिए मैं टर्म यूज नहीं करता नर्व फाइबर। समझ आ रही बात? तो ये लॉन्गेस्ट होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट। ज्यादातर क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्रेजेंट है तो क्या इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? बोलिए। अगर हम कहें कि इनके अंदर जो वोल्टेज होगा यानी जो एक्शन पोटेंशियल होगा, क्या प्रेजेंट होगा? होगा। क्लियर? तो इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। बट हमें यह याद रखना है कि एक्सॉन हाइलॉग से थोड़ा सा कम। क्लियर? हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने ये कहा कि अगर जहां पर एक्सॉन हाइलॉग में 100 अगर प्रेजेंट है, क्लियर? अगर हमने ये कहा कि अगर जहां पे एक्सॉन हाइलॉग में सोडियम गेटेड चैनल अगर 100 प्रेजेंट है तो इनमें 95 98, बस इतने का ही डिफरेंस है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सर आप तो एक्सॉन हाइलॉग में सबसे ज्यादा बोले थे, तो क्या एक्सॉन में बहुत कम होंगे? क्या नहीं, फर्क सिर्फ और सिर्फ कितने का है? 3-4 वोल्टेज का ही फर्क होता है। क्लियर? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी भी आपसे केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, तब आपको क्या मारना है? एक्सॉन हाइलॉग मारना है। क्लियर? बाकी और कहीं पे भी नहीं ये लिखा गया है कि एक्सॉन हाइलॉग में सबसे ज्यादा सबसे कम, यहाँ पे नहीं। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितना होता है बताइए? 2-3 वोल्टेज का होता है, उतना ज्यादा तो निगलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर? हम लोग इग्नोर मार करके चलते हैं कि सभी में बराबर होते हैं। सबसे अच्छी खास बात यही है न्यूरॉन की, नर्व फाइबर के अंदर जो भी नर्व इंपल्स का कंडक्शन होता है वो एक जैसा होता है। अब हमेशा ये नहीं कि कहीं पे ज्यादा वोल्टेज हो गया कहीं पे कम हो गया, नहीं तो बीच बीच में झटके लगते रहेंगे हमें। समझ आ रही बात? ऐसे बैठे बैठे अचानक झटका लगा, ऐसे हिल गए। समझ रहे हैं? यानी क्या है कि इनके अंदर जो कॉन्टिन्यूअस होती है, कंटिन्यूटी होती है नर्व इंपल्स का, वो एक जैसा ही रहेगा हर जगह। ठीक है, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है सभी सोडियम आयन चैनल का। समझ रहे हैं बात हमारी? अगर ये अनइक्वल हो गया तो अचानक बैठे बैठे एकदम शांत हो जाएंगे, फिर अचानक एक्साइटेड ऐसे खड़े हो जाएंगे। क्लियर? तो एक्साइटेड होते रहते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास एक्सॉन हाइलॉग। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एक्सॉन हाइलॉग। जितनी भी बातें लिखवाई हैं एक्सॉन हाइलॉग में उतनी ही बातें फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम विच एक्सॉन एराइज, ये साइटोन का पार्ट है। क्लियर? कई बार 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 हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि एक्सॉन हाइलॉग साइटोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी भी ये गलती मत करना कि एक्सॉन हाइलॉग को एक्सॉन में लेकर के चले जाना। समझ आ रही बात? एक्सॉन हाइलॉग पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम एक्सॉन एराइजेज, हो गया। आल्सो कॉल्ड एज ट्रिगर जोन, इसका दूसरा नाम क्या है या इसी का एक नाम और है? स्पाइक ऑफ इनिशिएशन, स्पाइक ऑफ इनिशिएशन, स्पाइक ऑफ इनिशिएशन जोन। ठीक है, जोन लिख लीजिएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम सोडियम गेटेड चैनल प्रेजेंट, मैक्सिमम सोडियम गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट। क्लियर? अगर मैक्सिमम ये पाई जा रही हैं
तो क्या मैक्सिमम में हमारे पास वोल्टेज होगा? अरे बोलिए, तो क्या मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा क्या? अरे बोलिए, तो मैक्सिमम में एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी होगा। क्लियर? मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वो सोडियम गेटेड चैनल प्रेजेंट है उनके अंदर। क्लियर? माइलिन शीथ हेडिंग हो गया हमारे पास, माइलिन शीथ। अ टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड, कैसी लिपिड है बताइए? हाँ, स्फिंगोलिपिड, अ टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड। क्लियर? विच कवर्स द एक्सोलेमा। ये एक्सोलेमा को क्या करती है? कवर करती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ न्यूरॉन इज टू टाइप। माइलिन शीथ के बेसिस पे न्यूरॉन को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ नर्व फाइबर इज टू टाइप। ठीक है? नर्व फाइबर किसके लिए टर्म यूज होता है? बस, बहुत बढ़िया, यही बात याद रखना है, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सॉन। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ नर्व फाइबर इज टू टाइप। क्लियर? टू टाइप, ध्यान सुनिएगा। जो हमारे पास नर्व फाइबर होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है माइलिनेटेड, और एक हमारे पास क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड। एक होता है हमारे पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और एक हमारे पास होता है नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्लियर? इधर ध्यान से देखिएगा, यह हमारे पास क्या है, साइटोन, यह हमारे पास क्या है, साइटोन, यह हमारे पास क्या है, एक्सॉन, यह हमारे पास एक्सॉन। क्लियर? इनके अंदर माइलिन शीथ यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर माइलिन शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर माइलिन शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बताइए? माइलिन शीथ है। क्लियर? यहां पर हमारे पास क्या है, साइटोन, यह हमारे पास साइटोन, यह हमारे पास साइटोन के अंदर डेंड्रॉन, यह हमारे पास क्या है, एक्सॉन, यह हमारे पास एक्सॉन। इनके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, इनके अंदर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। क्या दोनों में फर्क नजर आ रहा है? अरे बोलिए, हाँ, फर्क आ रहा है। ठीक है? एक में रैपिंग की गई है, एक में रैपिंग की नहीं गई है। समझ आई बात? यानी क्या है कि हमारे पास हमने बताया था वैक्स तो गिर रहे हैं, बट एक कवर कर रहे हैं, एक कवर नहीं कर रहे। अगर इस पेन पे अगर हमें क्या करना होगा, रैपिंग करनी होगी, तो अगर मैं इस पे वैक्स पे कराऊंगा, कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है, लगभग 99 से लेकर के 199 रैपिंग होती है, याद नहीं रखना। क्लियर? 99 से लेकर के 199 में रैपिंग होती है, कॉन्सेंट्रिक रिंग बनती है। अगर हम इसकी रैपिंग कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग, क्या जरूरी है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसी पे गिरेगी हमारी? नहीं, हो सकता है इसके आगे पीछे भी गिर जाएगी, ये आगे पीछे वाली है। समझ आई बात? और ये एग्जैक्ट वाली है। क्लियर? यानी माइलिन शीथ बनते तो नर्व फाइबर के अंदर ही हैं, बट ये होता है कोई कोई नर्व फाइबर के अंदर रैपिंग हो जाती, किसी किसी के ऊपर नहीं हो पाती, जिसके ऊपर हो गई, या और ये दोनों हमारे बॉडी में ही पाए जा रहे हैं। सरप्राइज की बात है। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हमारे अंदर कौन पाई जाती है, दोनों पाई जाती हैं। क्लियर? फर्क ये है कि ये किसमें मदद करती है, हमारे पास नर्व इंपल्स के कंडक्शन में, फास्ट कंडक्शन के लिए मदद करती हैं, और 99% जो मेमोरी स्टोरेज होती है किसमें मदद करती हैं, नॉन माइलिनेटेड वाली करती हैं। दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि माइलिन शीथ बन रही है तब भी अच्छा है, और नहीं भी बन रही है फिर भी ठीक है। क्लियर? ऐसा होता क्या है, चलिए हम आपको एकदम बेसिक चीज बताते हैं जो आपके सिलेबस तो नहीं है, बट आपको तभी समझ में आएगा। सुनिए ध्यान से, जब हम पैदा हो रहे होते हैं, क्लियर, पैदा होने के दौरान हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन। आपको अच्छे समझ में आएगा, ये आपको इंडोक्राइन में भी और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है?
इंडोक्राइनोलॉजी सबसे बेस्ट टॉपिक है, ठीक है, खासकर शुभम सर का, तो उसमें डिटेल में लेकर के जाते हैं हम। सारे के सारे हार्मोन्स आपके क्लास 11th के और 12th के हम उसी में पढ़ा देंगे। जिंदगी में जो भी आएगा आपके हार्मोन, और जो आ चुका है चला गया है उसको भी, ठीक है, सारे हार्मोन्स यहीं पे जिक्र करेंगे। इंडोक्राइन में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है जाएगा, लेकिन सबका सब 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं हर साल। 3 से तो कम पूछे ही नहीं जाएंगे उस चैप्टर से, इंडोक्राइन से। कभी कभी 4, और पिछली बार तो 5 पूछ लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हमारा। तो सुनते ध्यान से, हमने ये कहा कि हमारे पास जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो हमारे मदर्स के अंदर, ठीक है, मदर के अंदर एक थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। जब वो स्टिमुलेट होता है तो माइलिन शीथ बनाने के लिए वो इसको प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। ट्रिगर जोन याद आ रही होगी, ठीक है। तो यानी क्या है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो बच्चे के अंदर जब भी जाता है तो वो बच्चे के अंदर क्या करता है, माइलिन शीथ बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। माइलिन शीथ बन रही है, बन रही है, बन रही है। कई बार ऐसा होता है कि 9 महीने कम पड़ जाते हैं उस माइलिन शीथ को पूरा बनाने के लिए। तो कुदरत क्या करता है कि हमारे कुछ न्यूरॉन्स के अंदर माइलिन दे देता है और कुछ न्यूरॉन के अंदर माइलिन नहीं दे पाता। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर दोनों पाए जाते हैं। क्लियर? उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अब आपसे पूछेंगे, सुनिए ध्यान से। आपको याद होगा कि कभी एक बीमारी पढ़ी गई थी, क्रेटिनिज्म, नाम सुना होगा, नाम सुने हो? क्रेटिनिज्म एक बच्चे का डिसऑर्डर है, ठीक है। इस बच्चे में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ये एक तरीके का ऐसा बीमारी है, ठीक है। आपको आएगा शायद पेज नंबर 371 पे, क्लियर, या फिर बहुत पुरानी होगी वो, उस पर हम देख लेंगे, ठीक है। ये तो अभी तो पेज नंबर 2 क्या है, 317 है ना। हाँ, सुनते ध्यान से। उस समय सप्लीमेंट में दिया गया था क्रेटिनिज्म, अभी तो नहीं। क्लियर? सप्लीमेंट तो अब गायब ही हो गया ना, अब तो हमें लग रहा है कि 250-350 पेज भी नहीं बचे एनसीईआरटी में। क्लियर? तो उस दौरान क्या था, क्रेटिनिज्म में हमारे पास एक तरीके का ऐसा बीमारी थी जब हम आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाते थे। कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड पढ़ाते थे। तो थायराइड ग्लैंड में हमारे पास एक डिसऑर्डर होता था, ऑप्थेल्मिक गॉइटर। क्लियर? उसमें एक बीमारी आपको पढ़ाई गई थी क्रेटिनिज्म की। थायराइड ग्लैंड जब भी पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे क्रेटिनिज्म में। उसमें बीमारी में क्या होता है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है वो सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाती जब कोई भी माँ अपने बच्चे को थायरॉक्सिन हार्मोन, उस माँ के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है। माँ के अंदर क्या हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, इफेक्ट किसके अंदर दिखा? बच्चे के अंदर दिखा। बच्चा मेंटली रिटायर्ड हो जाता है। मेंटली रिटायर्ड क्यों हुआ? क्योंकि माइलिन शीथ नहीं सही से बनी, ठीक है। यानी माइलिन शीथ अगर सही से नहीं बनी तो मेमोरी कम होगी या फिर कंडक्शन स्लो होगा? कंडक्शन स्लो होगा, यानी उसका सारा प्रोसेस एकदम स्लो होगा। उठेगा भी एकदम आराम आराम से, चलेगा भी एकदम आराम आराम से, आलसी, ठीक है। और जब थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी अगर किसी माँ के अंदर होती है, वो सिम्टम्स जल्दी नजर नहीं आते हमें माँ के अंदर। ऐसा क्यों नजर नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब कोई भी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो सबसे पहला सिम्टम्स होता है बाल झड़ना। वो तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे तुम्हारे झड़ जा रहे हैं तो माँ के कौन थे? समझ आ रही बात? यानी बाल तो स्वाभाविक, आज के जमाने में बाल तो स्वाभाविक से सबके झड़ रहे हैं, तो उसमें कैसे पता चलेगा थायरोक्सिन की कमी से झड़ रहे हैं? पहली बात तो वो नहीं पता चल पाती। ये बीमारी क्यों हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा बीमारी ये होता है कि वहां पर मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। अब ये बैठे बैठे तुम लोग सो रहे हो तो हम क्या माने, थायरोक्सिन कमी है? नहीं ना। यानी ये स्वाभाविक सी बात है कि हमें ये नहीं पता चल जाता कि बेचारी के अंदर क्या है। अब कोई बेचारा यहाँ पे सो गया, हम सोचेंगे क्या कि थायरोक्सिन की कमी हो गई? नहीं। यानी यही प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पाते कि किस चीज की कमी हो रही है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि थायरोक्सिन की कमी होने से, ठीक है, मेमोरी वगैरह लॉस होती है। अब मेमोरी लॉस तो वैसे भी आज की कल की पता है, पूछे नहीं जा रहे हैं, तो मेमोरी क्या बताएं, तो हम समझ जाएंगे इनकी थायरोक्सिन की कमी है? नहीं। यानी कल की बात आज भूल जा रहे हो तो हमें डायरेक्ट बोल दे क्या तुम्हारे अंदर थायरोक्सिन की कमी है? नहीं। यानी ये 3 चीजें ऐसी सिम्टम्स हैं जो हमें जनरल बातों में ही नजर आती है, वो हार्मोन की कमी से भी तो नजर आ सकती हैं, इसलिए हम ज्यादा कंपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए यही बीमारी हमें अपने बच्चों में देखने को मिल जाती है। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी माँ बनने वाला है तो उसमें थायरॉक्सिन कमी अगर अच्छे से करनी है
तो आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए उस माँ को। तो कभी कभी बताया भी जाता है बच्चे को माँ और बच्चे के लिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है। अब आयोडीन क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। ट्राई आयोडो थायरोनिन जो होती है वही थायरॉक्सिन बनाती है और यही मेटाबॉलिज्म में मदद कर रही है। क्लियर? तो यही आपसे रिलेट किया जाता है ये बीमारी। अब समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे माइलिन शीथ जब बनाने वाले होंगे तब थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूर आएगी याद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये माइलिनेटेड और ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात हम कर रहे थे। क्लियर? अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड किस बेसिस पे बोला? माइलिन शीथ बन रही है नहीं बन रही है। क्लियर? चलिए दो दो पॉइंट कंपेयर करके लिखना है इनके बारे में ना, जल्दी करिए। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको दिमाग खोल देंगे वाकई में ऐसा क्या है, ठीक है। असली पढ़ाई तो इसमें समझ में आती है, आपका पढ़ना लिखना। ये दो चैप्टर में, एक ये नर्व में और एक इंडोक्राइन सिस्टम में, सारे मोह माया आप भूल जाओगे। क्लियर? डिफरेंस लिखो है, चलिए लिखेंगे। इनमें लिखेंगे आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट नर्व फाइबर। व्हाइट नर्व फाइबर क्यों बोला? क्योंकि माइलिन इनका कैसा कलर है? व्हाइट कलर का है, ठीक है, इसलिए व्हाइट सा अपीयरेंस दे देते हैं। आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट नर्व फाइबर, आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट नर्व फाइबर। नॉन माइलिनेटेड में लिखेंगे आल्सो कॉल्ड एज ग्रे नर्व फाइबर, आल्सो कॉल्ड एज ग्रे नर्व फाइबर। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे नर्व फाइबर इन्वॉल्व्ड बाई, ठीक है, नर्व फाइबर इन्वॉल्व्ड बाई न्यूरोग्लियल सेल या फिर माइलिन शीथ ना। माइलिन शीथ कौन बनाता था बताइए? ओलिगोडेंड्राइट्स ही तो बनाती थी न्यूरोग्लिया की सेल्स, ठीक है। तो न्यूरोग्लियल सेल ही लिखा है हमने। मैं न्यूरोग्लिया क्यों बोला? मुझे ये नहीं मालूम कि ये नर्व फाइबर कहाँ का है, सीएनएस का है या पीएनएस का है। अगर मैं बोलता ये नर्व फाइबर सीएनएस का है तो ये क्या बोला जाता? ये किसके द्वारा? ओलिगोडेंड्राइट्स। और अगर ये पीएनएस का होता तो स्वान सेल। ये कंफ्यूजन होता है, समझ आई बात है? इनमें लिखेंगे नॉन माइलिनेटेड में नर्व फाइबर इनक्लोज्ड बाई, इनवलप और इनक्लोज्ड का मतलब समझ में आता है? चलिए हम बताते हैं इनवलप्ड और इनक्लोज्ड का मतलब। ध्यान सुनिएगा, ये हम खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये हम खड़े हुए हैं, हमारे पास क्या है कि ये पूरे के पूरे एक इंसान है, ये हमें क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। ये है इनवलप्ड, ये क्या है? इनवलप्ड। बट अगर हम बीच में वहां जाकर के खड़े हो जाएं और आप लोग हमें घेर लें, क्या कवर किए हैं कि घेरे हुए हैं? तो ये इनक्लोज और इनवलप में यही डिफरेंस है, समझ आई बात? यानी माइलिन तो है बट एक तो रैपिंग की गई है और एक रैपिंग न करके क्या किया गया है? इनक्लोज्ड किया गया है, ठीक है। तो इनक्लोज्ड और इनवलप में डिफरेंस है। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे नर्व फाइबर इनक्लोज्ड बाई न्यूरोग्लिया, इनक्लोज्ड बाई न्यूरोग्लिया। क्लियर? चलिए इनमें लिखेंगे माइलिनेटेड में इट फॉर्म व्हाइट मैटर, ये क्या बनाती है? व्हाइट मैटर बनाती है। फॉर्म व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएस, सीएनएस के अंदर जितने भी व्हाइट मैटर बनते हैं वो कौन बनाता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर बनाते हैं, ठीक है। जितने भी लोग बना रहे हैं वो कैसे हैं? माइलिनेटेड हैं, ठीक है। और ये क्या बना रहा है? नॉन माइलिनेटेड ग्रे मैटर, ठीक है। तो फॉर्म ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस, ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस। हो गया? चलिए एक हेडिंग डालते हैं
हेडिंग होगी हमारे पास हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू। हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू। हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू। अरे वेरी, बहुत इजी है, ध्यान सुनेंगे कैसे इजी है, हम आपको समझा रहे हैं। इधर देखिएगा, सुन दे ध्यान से। ये हमने 5 न्यूरॉन लिए। कितने न्यूरॉन लिए? 5 न्यूरॉन लिए। 5 न्यूरॉन में से हमने ये मान के चले कि इनके पास इनके पास इनके पास ये क्या पाए गए? ये क्या पाए गए? माइलिन शीथ पाई गई। यानी माइलिन शीथ इनके पास प्रेजेंट है। इनके पास क्या प्रेजेंट है? माइलिन शीथ प्रेजेंट है। क्लियर? इनको छोड़ करके बाकी इन सबके पास कैसा है? नॉन माइलिनेटेड। बोलिए। यानी इनके अंदर जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट कलर। बोलिए, बात सही है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बताइए क्या? माइलिन शीथ। क्लियर? और क्या ये पूरा का पूरा अगर हम ब्रेन माने तो ये क्या व्हाइट मैटर बना रही है ब्रेन का? यानी ये क्या कर रही है कि यही व्हाइट मैटर बनाती है। यही क्या बना रही है बताइए? व्हाइट मैटर बना रही है किसी भी तरीके के ब्रेन का, सीएनएस का। क्लियर? ये नॉन माइलिनेटेड जो हो रही है वो कैसी दिख रही है आपको बताइए? ग्रे कलर का। ठीक है। ड्यू टू किसकी वजह से बताए? प्रेजेंस ऑफ नॉन माइलिनेटेड। अरे बोलिए। नहीं, निसेल्स ग्रेन्यूल। भूल गए? भगवान करे याद आए। यही हमें बात याद रखनी है कि अपने बेसिक चीजों को नहीं भूलना है। क्लियर? किसकी वजह से बताइए? निसेल्स ग्रेन्यूल। ठीक है। और यही हमारा क्या बनाता है? ग्रे मैटर ऑफ सीएनएस की। ग्रे मैटर बनाने में किसका महत्वपूर्ण रोल है? निसेल ग्रेन्यूल का। जल्दी करिए। क्लियर? सुनिए, आपके एनसीईआरटी ने माइलिन के जगह पे, ठीक है, ओपेक लिखा है। क्या लिखा है? ओपेक। ठीक है। ये वर्ड एनसीईआरटी का है, ओपेक। क्लियर? वो आप देख लीजिएगा। क्लियर? ये आपको कहां नजर आएगा? पेज नंबर 321 खोलिए। आई थिंक 321 पे, पुरानी एनसीईआरटी पे। पता नहीं 321 ही है क्या? पहला ग्राफ देखिएगा 321 का, 321 पे पहला पैराग्राफ देखिए, वही दिया है। बहुत बढ़िया, वही पे है। हाँ भाई, इज्जत बच गई ना।
वो बहुत बाद में लिखा है, हमने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। आगे पीछे उन्होंने भी लिखा है, बट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारे लिए अच्छा है पहले उसको सीक्वेंस वाइज में ही पढ़ना पड़ेगा हमें। क्लियर? एनसीईआरटी की बुक बहुत ही अच्छी है, बट उसका सीक्वेंस बहुत ही गड़बड़ है। हो गया? अब सुनेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम मेमोरी स्टोरेज है, क्या बोला? जो मैक्सिमम मेमोरी स्टोरेज है, स्टोरेज लगभग कितना, 90 से लेकर के 95% जो मेमोरी स्टोर होती है किसकी वजह से हो रही है? ग्रे मैटर की वजह से, ठीक है। इज ड्यू टू नॉन माइलिनेटेड शीथ, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं उन्हीं की वजह से हमारे पास मैक्सिमम मेमोरी स्टोरेज है। क्लियर? एक चीज का अंदाजा हो गया होगा, हमारे बॉडी में हर एक जगह पर सेंस ऑर्गन के बगल में कुछ एसोसिएटेड एरियाज नजर आती हैं। क्या नजर आती हैं? एसोसिएटेड एरिया नजर आती है। और एसोसिएटेड एरियाज में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती हैं? यही पाई जाती हैं, ग्रे मैटर पाई जाती हैं। क्लियर? तभी तो हमें पुरानी बातें याद रहती हैं। क्लियर? समझ आ रही बात? यानी एसोसिएटेड एरिया 3 चीजें ही करती हैं अच्छे से। पहले उस चीज को रिसीव करती हैं, फिर इंटरप्रिटेट करती हैं। क्या करती हैं? इंटरप्रिटेट करती हैं, और इंटरप्रिटेट करने के बाद विल पावर जनरेट करती हैं। जैसे हमें आपने कोई क्वेश्चंस दिया बायोलॉजी का क्वेश्चन देने के बाद हम तुरंत आंसर बता करके आपको दे देंगे, ठीक है। ऐसा क्या हुआ तुरंत आंसर बता दिया? क्योंकि उस क्वेश्चन को हमने कई दफा लगाया होगा, और वो कई दफा हमने लगाया तो ये हमारे ब्रेन में सेट था। यानी इससे पहले हम उस क्वेश्चन को देख चुके थे और उसका आंसर याद था। क्लियर? यानी उसका आंसर अगर मुझे याद था मैंने तुरंत बता दिया। फिर आपने हमें फिजिक्स का क्वेश्चन दिया, हम देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर लौटा देंगे आपको। क्लियर? अब आप कहोगे सर जी बताइए ना, आप बहुत बोलते हैं ना फिजिक्स आती है फिजिक्स आती है, बताइए। यानी हम ये कहेंगे कि बेटा ये हमने अपने जमाने में बहुत अच्छी हमारी फिजिक्स थी, मुझे फिजिक्स छोड़े कितना जमाना हो गया? बहुत जमाना हो गया। क्लियर? यानी बहुत साल हो गए छोड़े। यानी मैं पूरे अच्छे से जानता हूं कि क्या कौन सी वैल्यू कैसी है, क्या बोल रहा है, बट मैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करूं यही नहीं याद आ रहा है। अगर मुझे वो याद आ जाए मैं कैसे स्टार्ट करूं तो हो सकता है कैलकुलेशन करके मैं आंसर निकाल लूंगा। मुझे पता ही नहीं चल रहा है स्टार्ट कैसे करूं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ही मैं क्या हो गया, भूल रहा हूं। और ये स्टार्टिंग पॉइंट मुझे याद कैसे होगा? बराबर याद करने से, देखने से। क्लियर? और अगर जब तक मुझे वो बात याद नहीं आएगी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं तब तक मेरे अंदर का विल पावर जनरेट नहीं होगा। जब तक विल पावर जनरेट नहीं होगा मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखता रहूंगा, 10 बार पढ़ता रहूंगा, कुछ होगा ही नहीं। सेम यही बात होती है एक इंटेलिजेंट में और नॉन इंटेलिजेंट में। क्लियर? आपको लगता है कि अरे वो पता नहीं क्या खाता है, बहुत तेज है पढ़ने में, खाता होता कुछ नहीं है। हम भी ऐसे बहुत बार सोचे थे। हमने एक बार गए, हम पढ़ते थे जब नवोदय की तैयारी करते थे, जब जेएनवी की, तो हमारे साथ एक प्रद्युम्न मौर्य नाम का लड़का था। उसके मतलब उस समय में 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, 100 में 198 99 100 मार रहा है। हमारे यहाँ 60 आ रहे हैं, 67 आ रहे हैं, 70 भी नहीं क्रॉस हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या खाता है, हमने उससे दोस्ती की। हाँ, फिर हमने उससे दोस्ती की, हमने कहा कि यार देखिए कैसे होता है। तो हम उसके घर गए, हमने कहा कि चलिए देखिए क्या खाता है। माइंड में पता नहीं क्या था उस समय। क्लियर? तो माइंड में हमारे यही था कि क्या खाता है। गया देखा वो दही रोटी खा रहा है, हमने कहा दही रोटी तो हम भी खाते हैं। क्लियर? हमारे माइंड में क्यों नहीं है, हमने कुछ कुछ तो मिलावट करता होगा। फिर हमने ये देखा कि हमारे वो मतलब उस वो प्योर वेजिटेरियन था, हरी सब्जी खा रहा था। तो हमने कहा ओहो, सारा खेल हरी सब्जी में है, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स में है। हमारी मम्मी तो डेली दही रोटी खिलाती हैं, ठीक है, पुरानी रोटी खिला देती हैं, शायद इसी वजह से क्या, मतलब हमारे सर ने बताया था ताजी रोटी खाओगे तो मतलब बुद्धि साफ रहती है, रात की रोटी सुबह नहीं खानी चाहिए, ठीक है। हमारे घर में तो वही होता था, ठीक है, रात की रोटी सुबह खा रहे हैं हम लोग, कहाँ से बुद्धि बढ़े, ठीक है। तो हम तो यही सोचते थे। तो हमने अपने घर वालों से कहा कि अब हमें ताजी रोटी सुबह सुबह चाहिए। बहने ने तुरंत ताजा हमने बनाया, ठीक है, तुरंत पीटा।
कह रहा है कि सुबह 6 बजे कोई उठ करके रोटी बनाएगा। हमने कहा ये भी सही बात है, ठीक है, तो हम भी छोड़ दिए। फिर बाद में रियलाइज हुआ, धीरे 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 धीरे, अब 11th में पहुंचे, 12th में पहुंचे, तभी रियलाइज नहीं हो पाया इंसान पढ़ने में तेज कैसे होता है। पढ़ने में तेज कैसे होता है तो हमने बाद में हमें पता चला, जब नीट की तैयारी करने लगे, हमने कहा ओहो, एसोसिएटेड एरिया ही सब कुछ है। यानी हमारी बॉडी में क्या होता है, एसोसिएटेड एरिया ही जितना ज़्यादा डेवलप्ड होगा उतना ही ज़्यादा हम इंटरप्रिटेट कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा हम अपनी विल पावर को जनरेट कर पाएंगे। अब वही क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई बच्चा 1 घंटे में कर लेता है, कोई बच्चा 1.5 घंटे में कर रहा है। पढ़ने में दोनों लोग बराबर अच्छे हैं, बट दोनों लोगों का क्वेश्चन आंसर सही होगा, बट कोई बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर ले रहा है, कोई बहुत ही बाद में कर ले रहा है। सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है, विल पावर का। जब तक एसोसिएटेड एरिया में बार बार आप वो रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार पन्ना नहीं पलटेंगे, ठीक है, जितनी बार आप पेज पलटोगे, क्लियर, उतनी बार आपका रिवीजन होगा। समझ आई बात। तो यही मेन मुद्दा आपको यही बताया जाता है कि आपको डेली पढ़ना है। यानी आपको अगर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का अगर आपसे मैं पूछूं, आपके जुबान पे अभी भी होना चाहिए। यानी अब ये जो टॉपिक चल रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही पढ़ना है। पुरानी चीज़ें भी जो 4 चैप्टर खत्म हो गए हैं वो भी हमें पढ़ना है। अब तो उसे खोले कई ज़माना हो गया होगा, हमें लग रहा है पेज को। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़े कितना दिन हो गया, याद ही नहीं आ रहा है कितना दिन हो गया। यही मैं बता रहा हूँ कि एक पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले में यही फ़र्क है। क्लियर। हमें कोई भी चीज़ क्यों याद है उतना ज़्यादा, फ़र्क इतना ही है। पहली बात तो हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया, हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो नहीं पढ़नी। क्लियर। इसलिए क्या है कि हमारा पूरा जोर किस पे है, बायो पे। मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 11th में मैं पढ़ा रहा हूँ प्लांट किंगडम, 12th में पढ़ा रहा हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी, यानी हम जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। 9th-10th में कभी चले गए तो सेल पढ़ा दिया, कहीं चले गए तो कुछ और पढ़ा दिया। क्लियर। यानी चारों दिशाओं में हम अलग अलग चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग चीज़ें हमें याद होंगी एक साथ, ठीक है। अब क्या है कि सभी पॉइंट एक जगह पे आती हैं, तो सारे पॉइंट को हमें याद रखना, स्टोर करना ही रखना होगा। यही एसोसिएटेड एरियाज का ही मेन काम होता है। आप हमें कोई भी एक बात बताइए, आप आज तक एक बार फील करिएगा अपने हिसाब से, मैं आपको कोई एक ऐसी डिश का नाम बताऊं जो आपने कभी नहीं खाई हो, आपके मुंह में कभी भी पानी नहीं आएगा। बोली बात सही है। यानी आप अपने यहाँ का लोकल डिश अगर हमारे सामने चिल्ला चिल्ला करके लाल टपका के भी बोलेंगे कि सर बहुत टेस्टी है, ये है वो है, एक बार खा करके देखिए, मेरे मुंह में पानी ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि आज तक मैंने उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट एक बार अगर आपने हमसे कहा कि सर चलिए आज आपको चिकन बिरयानी खिलाते हैं, मोमोज खिलाते हैं, हो सकता है कि उसको अगर मैं खाया हो तो मुंह में पानी आया होगा। बोली बात सही है। यानी क्या है, सब किसका बात है, एसोसिएटेड एरिया का। यानी अगर हम पहले एक बार अगर मोमोज या फिर चिकन बिरयानी खा लिए होंगे आपके यहाँ का, तो फिर हम कहेंगे चलो पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, पहले चलो खा के आते हैं। क्लियर। यानी यह है इंटरप्रिटेशन और हमारे विल पावर, ठीक है। एसोसिएटेड एरिया यही याद करने की कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा एसोसिएटेड एरिया हीट होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो बिछड़ जाते हैं, फिर भी यादें उनकी ताज़ा रहती हैं, जो बचपन के दोस्त होते हैं आज भी याद हैं हमें, ठीक है। सभी के नाम, सभी के काम, सभी के कर्म कांड सब याद हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा समय बिताया है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गया हमारे। क्लियर। भुलाया नहीं भूल रहा है। हमेशा बचपन की कुछ यादें ऐसी होंगी जो हमें हमेशा आज तक याद होंगी, ठीक है। वो ऐसा क्या हुआ, वो माइंड में बार बार हमारे क्या कर रहा था, हिट कर रहा था। एसोसिएटेड एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा एसोसिएटेड एरिया होगा डेवलप, वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा और वो उतना ही ज़्यादा उसकी विल पावर होगी। ये बात याद रख लीजिए। समझ आई बात। कोई भी पढ़ने में न तेज है न ज़्यादा कमज़ोर है। क्लियर। कई सारे हमारे पास एक्सपीरियंस ऐसे भी आए हुए हैं कि फर्स्ट टेस्ट में टेस्ट और सेकंड टेस्ट में पूरा का पूरा फर्स्ट रैंक लेकर के आए हैं, लास्ट में जाते जाते नीचे से फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हैं। सब खेल किसका है, जितना ज़्यादा अपना एसोसिएटेड एरिया डेवलप्ड कर दिया, वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया। पढ़ने में कोई कमज़ोर नहीं, कोई तेज नहीं। क्लियर। जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा रिवाइज करेगा, जितने ज़्यादा पेजों को पलटेगा, उतना ही ज़्यादा आएगा। हमारे भी दोस्त अगर हम मुझे भी देखते हैं, अगर कभी भी ज़िंदगी में आज तक तो नहीं देखे हैं, ठीक है, पढ़ाते हुए, मैक्सिमम दोस्तों को नहीं पता है कि मैं पढ़ाता हूँ।
क्यों? क्योंकि कभी भी पढ़ाई वाली स्टोरी हम नहीं लगाएंगे, कभी टीचर वाली स्टोरी नहीं लगाएंगे, कि अगर लगा दिए तो पहले हमारे स्टूडेंट ही गाली देंगे, ठीक है, या फिर हमारे दोस्त ही गाली देंगे, अबे साले तुम टीचर हो गए, टीचर लायक तो थे नहीं। हाँ, सबसे पहले हमारे जितने भी होते हैं दोस्त यही बोलेंगे, क्योंकि हमारा पास्ट बहुत खराब था, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना खराब। क्लियर? यानी हमारे पास क्या है कि अब यही मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हमने बहुत ज्यादा चेंजेस लाए अपने अंदर, शायद यही हमारा एक पछतावा हो सकता है, ठीक है। यानी हर बुरे कर्म का एक ही फल अच्छा हो सकता है कि चलो कुछ नहीं तो चलो एक ही जगह से हम अपने चीजों को उतार सकते हैं, पापों को। टीचर बन के पाप उतर रहा है अभी तक, अब उतर रहा है कि चढ़ रहा है ये तो यही नहीं मालूम। क्लियर? तो यही बात आती है हमारे अंदर। क्लियर? तो सेम यही बात हम आपको बताना चाहेंगे, आप अपना जितना ज्यादा एसोसिएटेड एरिया डेवलप करिए उतना ही ज्यादा अच्छे मार्क्स लाइए। क्लियर? कोई पढ़ने में इस क्लास में तेज नहीं है और ना कोई कमजोर है, सब किसका खेल है? एसोसिएटेड एरिया। ठीक है, हमने कई बार उम्मीद करते हैं कि कई सारे स्टूडेंट से कि इतना नंबर अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता वो, फिर भी लेकर के आ रहा है वो अपनी मेहनत से। ठीक है, यानी कई बार हमें खुशी भी होती है कि चलो इससे तो उम्मीद नहीं थी लेकिन ये अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो कई बार हमारा मन खुश होता है। और कई लोगों से ऐसे दुखी होता है जिसे उम्मीद ही नहीं होती। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने लायक रहते हैं फिर भी गंदगी में चले जाते हैं, किसी भी तरीके से ना मार्क्स ही नहीं आएंगे उनके, पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं। पढ़ने में तेज है वाकई में, दिमाग शार्प माइंड है, मेमोरी पावर भी अच्छी है, पढ़ते ही नहीं। ठीक है, दिक्कत वहां हो जाती है। क्लियर? तो आज से क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस, क्या? जितना ज्यादा रिवीजन उतना ही ज्यादा इंटरप्रिटेशन, और जितना ज्यादा इंटरप्रिटेशन उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, एसोसिएटेड एरिया डेवलप्ड होगी, और जितना ज्यादा एसोसिएटेड एरिया डेवलप्ड होगी मेमोरी पावर उतना ही ज्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, और उतना ही स्टोरेज रहेगा, और स्टोरेज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारी विल पावर मजबूत होगी। अपनी विल पावर मजबूत होने के लिए दो ही चीज करना है, पहली बात क्या, बार बार उस चीज को पलटिए पेजों को और अपनी एसोसिएटेड एरिया को डेवलप करिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या, ये हिस्टोलॉजी न्यूरॉन का हो गया, बाकी सारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था हमने। क्लियर? इनकी बात आती है हमारे पास नोड्स ऑफ रेनवियर के बारे में ना, इसको कल कंटिन्यू करते हैं।